लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डेफिनेशंस पढ़े थे ऑप्टिकल एक्टिविटीज के। टोटल मेरे ख्याल से कुछ 8 9 डेफिनेशन थे, 10 डेफिनेशन थे। और वो जो पीडीएफ था वो सब मैंने ग्रुप में डाल दी दिया है मैडम की तरफ से। करेक्ट। आई होप सबको मिला होगा वो पीडीएफ आज। यस और नो? ओके, मिला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्या था डेफिनेशन, शॉर्ट में रिवाइज करते करते जाएंगे तो टॉपिक समझ में आएगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट विच हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। देन मोनोक्रोमेटिक लाइट विद सिंगल वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। कैसे मिलेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट? व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म। Then, when monochromatic light, single color, single wavelength light passing through Nicol prism, the light emerging out of it is vibrating in single plane called as plane polarized light. It's a beam of light, plane polarized light. Then, optically active substance which rotates the direction of plane polarized light either toward left hand side और towards right hand side। और जो नहीं रोटेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रोटेट करते हैं वो है ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं करते उन्हें कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इस प्रोसेस को कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, जो रोटेट करते हैं उसमें भी दो टाइप्स हैं। A substance which rotate the direction of plane polarized light towards right hand side called as dextro-rotatory substance. Correct? Dextro-rotatory substance. And substance which rotate direction of plane polarized light towards the left hand side called as levio-rotatory substance. Yes or no? यस और नो? जो मैं बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? लास्ट लेक्चर में ये हुआ है। यस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास होते हैं enantiomers. So dextro and levio are the stereoisomer of each other which rotate the direction of plane polarized light through same angle but in opposite direction. हेलो सर, वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा प्रणव, आपको ही आवाज नहीं आ रहा है, बाकी सबका क्या है? क्लियर है? एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ, कोई वायर वायर तो लूज नहीं है। ओके, क्लियर। आप थोड़ा रेंज में रहो, रेंज में रहो। होता है कभी कभी, बारिश का मौसम है, कोरोना फैला हुआ है। नहीं, मैंने कुछ भी स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है। मैं फिलहाल वही रिपीट कर रहा हूँ जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो अभी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे ऑफ इनैंटियोमर्स। Okay, so what is enantiomers? Enantiomers are stereoisomer which rotate the direction of plane polarized light, ठीक है, with the same angle but in opposite direction। मैंने बताया था ना ये मिरर इमेज वाला पार्ट, बराबर। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया था, मैंने कहा था दे आर द स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब ये डेक्स्ट्रो है, ये लेवियो है, ये कैसे पता चलेगा? उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग इसमें सब में। किसी को डाउट है तो पूछो। लास्ट लेक्चर का सब क्लियर हो गया है? हमें 2 3 टॉपिक कवर करने हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर पूछना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भले एग्जाम में नहीं आता है लेकिन एंट्रेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशंस के हिसाब से इम्पोर्टेंस है। तो टॉपिक का नाम है आर एस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज आर एस कॉन्फ़िगरेशन? इट्स अ वन टाइप ऑफ नेमिंग। ठीक है, ये एक टाइप का नेमिंग होता है जब कार्बन, हम लोग कहेंगे कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4। करेक्ट। और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। यस 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 करके रिप्लाई होना चाहिए आज, क्योंकि आपके तरफ से आंसर आएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बाबा आपको कुछ समझ में आ रहा है।
अब मैं कह रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्यों? बिकॉज मैंने कहा कि कार्बन कायरल होगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। कायरल कार्बन विच 4 वैलेंसी कंप्लीटेड बाय 4 डिफरेंट एटम, मैं लिख रहा हूँ ABCD, 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम। अगर कोई कार्बन 4 अलग अलग एटम्स के साथ और ग्रुप्स ऑफ एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो सिंगल बॉन्डेड होगा, मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे वो 4 एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम को अटैच ही नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो कार्बन डेफिनेटली sp3 होना चाहिए। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होते हैं वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं। यस और नो? इट्स अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कमॉन, इतने सारे बच्चे लेक्चर में बैठे हुए हैं तो यस और नो के लिए मुझे इतना इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। जिसको समझ में आया वो यस बोलेगा, जिसको नहीं समझ में आया वो नो बोलेगा, तो हम लोग रिपीट भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद अब हम जो नेमिंग पढ़ने वाले हैं उस नेमिंग में आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो आर क्या है? आर का मतलब है रेक्टस। इन लैटिन रेक्टस का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अब आपको लैटिन लैंग्वेज तो आता नहीं है, मुझे आता है, मैं बता रहा हूँ। आर मीन्स व्हाट? रेक्टस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, लैटिन में। बट हमें उसका स्पेलिंग कोई पूछने वाला नहीं है, टॉपिक का नाम सिर्फ याद रखो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर मीन्स राइट हैंड साइड, एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो आर होगा वही डेक्स्ट्रो होगा, जो एस होगा वही लेवियो होगा। यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? बोलो फटाफट। रिप्लाई 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 बहुत कम आ रहे हैं। बोलो, रिपीट करो। तो रिपीट कर रहा हूँ, क्या रिपीट करूँ? अपूर्वा, आर मीन्स आर मीन्स रेक्टस होता है, एस मतलब सिनिस्टर होता है लैटिन में, तो वो नाम जो है वो लैटिन वर्ड से है। ठीक है? अच्छा, तुझे भी लैटिन सीखना है, वेरी गुड, सिखाऊंगा सिखाऊंगा। ठीक है, 12th में 90 प्लस लेके आ, फिर सिखाता हूँ। तो आर मीन्स वॉट? रेक्टस टुवर्ड राइट हैंड साइड, एस मतलब सिनिस्टर, लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये आर है, राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, मतलब वो डेक्स्ट्रो होगा, और एस मतलब वो लेवियो होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। पहला स्ट्रक्चर है मेरे आपके सामने, कार्बन इज अटैच टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है? जल्दी बोलो, क्या इस स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन है? यस, कार्बन, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज कार्बन की 4 वैलेंसी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन जैसे 4 अलग अलग एटम्स के साथ कंप्लीट हुई है। अब मैं इसका एक मिरर इमेज बना रहा हूं, ध्यान से देखो इस मिरर इमेज को, क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। करेक्ट, तो ये हो गया उसका मिरर इमेज। मिरर इमेज, और ये अगेन मैं कहूंगा दोनों भी कायरल कार्बन होंगे, दोनों भी ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, रूल क्या है आरएस कॉन्फ़िगरेशन का? सबसे पहला रूल, पहला रूल ये कहता है कि कार्बन एटम को जो भी 4 अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच होते हैं, कार्बन, कायरल कार्बन को जो भी 4 एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच होते हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है उनके प्रायोरिटी के हिसाब से। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो प्रायोरिटी जो हम लोग कहेंगे रहेगा, वो होगा उनके एटॉमिक एक्चुअल मास नंबर के हिसाब से। अब मास नंबर किसको बायट है? किसी को मास नंबर बायट नहीं होता है।
करेक्ट ना? इतना इतने सारे सर हम लोग को तो एटॉमिक नंबर याद नहीं है, मास नंबर कहाँ से याद रखेंगे? तो भूल जाओ मास नंबर को, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाओ। एटॉमिक नंबर तो बाइट होगा। तो अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, बट समटाइम्स क्या होता है कि हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, पढ़ा है 11th में, एक दूसरे के आइसोटोप हैं। अब आइसोटोप में क्या होता है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होगा। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो हम लोग एटॉमिक मास नंबर को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया? अदरवाइज सिर्फ किसे फॉलो करना है? एटॉमिक नंबर को। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो मास नंबर को फॉलो करेंगे। एनी डाउट? नो। एक ही रिप्लाई, सिर्फ एक। नो, दो हो गए। नो 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 नो, ऐसा लिस्ट लगना चाहिए। ठीक है, चलो समझ में आया। तो मुझे बताओ, यहाँ पे कार्बन को 4 एटम अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होगा? सबसे ज्यादा क्लोरीन, आयोडीन, कोई एक ब्रोमीन भी बोल दो और कोई एक हाइड्रोजन भी बोल दो, क्या होगा? एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा? दो आंसर मिले सिर्फ, एक ने क्लोरीन एक ने आयोडीन बोला है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी किसी को कुछ याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है? आयोडीन आयोडीन आयोडीन, वेरी गुड। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। आयोडीन के बाद होगा ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन के बाद होगा क्लोरीन। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, 1 है। करेक्ट? तो क्या हो गया? 1 2 3 4, दिख रहा है कि नहीं? आयोडीन 1, प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आयोडीन 1, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 4। तो मैं कहूंगा कि ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, मतलब ये होगा आर कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? मतलब इसे ही हम लोग कहेंगे ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। करेक्ट? तो अब मैं मिरर इमेज में जाता हूं, उसी तरीके से फॉलो करूंगा। अगेन आयोडीन फर्स्ट, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3 एंड हाइड्रोजन 4। तो उनके हिसाब से अगेन ये कुछ तरीके से रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स होगा ये एस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लेवियो। आ रहा है समझ में? क्लियर है सबको? यस और नो? वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक नहीं दो तीन, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जब तक हमारा पेट नहीं भरता है, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। करेक्ट? एग्जांपल की कोई कमी नहीं है हमारे पास, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। इतने एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर आता है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है कार्बन, CH3, CH2, CH3, H एंड OH। ये है एग्जाम्पल ब्यूटेन टू ऑल का। ब्यूटेन टू ऑल, ये ब्यूटेन टू ऑल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि ये डेक्स्ट्रो है कि लेवियो है। मैं इसका मिरर इमेज बना रहा हूँ, OHC, CH2, CH3, CH3 एंड H। तो ये भी ब्यूटेन टू ऑल ही होगा, नो डाउट। बट अभी चेक करना है कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये डेक्स्ट्रो है कि लेवो। पहला, क्या इसके पास कायरल कार्बन है? ये पहला क्वेश्चन होगा, है कि नहीं है? चेक करो। है तो कौन से 4 अलग अलग एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कार्बन को अटैच है? देखो क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि एटम विच डायरेक्टली अटैच टू कार्बन। ठीक है, ग्रुप से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब कहूंगा कि ये कायरल कार्बन है, इसे CH3 अटैच है। तो CH3 में ये CH3 है ना, कुछ इस तरीके से। अगर ये कायरल कार्बन है तो इस कार्बन को कार्बन अटैच है ये,
ये हाइड्रोजन इस कार्बन से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ एटम चेक करना है जो डायरेक्टली कार्बन कार्बन को अटैच कर रहा है। तो उसके हिसाब से बताओ क्या होगा। मैं कहूंगा यहाँ पे एक मिथाइल अटैच है, इथाइल अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है एंड हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। यस और नो? ये चारों के चारों अलग हैं, मतलब ये कायरल कार्बन भी है। ओके, अब प्रायोरिटी सेट करना है। तो मैं कहूंगा कायरल कार्बन को सबसे पहला क्या अटैच है? एक अटैच है CH3, देन CH2, CH3 एंड OH एंड H। तो सबसे पहला एटम कौन सा होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? एटम विच डायरेक्टली अटैच टू कार्बन। तो इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीटेड बाय कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बराबर ना? तो इसको मैं कहूंगा ये C1 है और ये C2 है। तो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। तो OH इज फर्स्ट, वेरी गुड। मैं कहूंगा ये होगा मेरा पहला, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का। तो OH फर्स्ट हो गया। व्हाट अबाउट सेकेंड? सर कार्बन सेकेंड होगा, बट दोनों कार्बन सेम है। दोनों कार्बन सेम है, दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास नंबर सेम है। देन क्या करेंगे? तो रूल नंबर टू ये है कि when same atom attached to chiral carbon, अगर कायरल कार्बन को दोनों एटम अटैच हुए हैं वो सेम है, 2 होंगे 3 होंगे जो भी है, इफ सेम एटम अटैच टू कायरल कार्बन, देन चेक द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ दैट एटम कंप्लीटेड बाय विच एटम। अब पहले वाले C1 कार्बन का आप चेक करो, ये है C1, इसका 3 वैलेंसी कंप्लीट हुआ है 3 डिफरेंट हाइड्रोजन से। और C2 में चेक करेंगे तो ये कार्बन 2 हाइड्रोजन को अटैच है और 1 कार्बन को अटैच है। दिख रहा है कि नहीं? ये कार्बन को भी अटैच करे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। यस और नो? तो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगा? अब ज्यादा एटॉमिक नंबर कार्बन है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगा, मतलब ये हो गया सेकंड और ये क्या हो गया? थर्ड। तो मैं कहूंगा ये हो गया थर्ड और लास्ट में बेचारा गरीब बचा हुआ है वो हो गया फोर्थ। तो मुझे प्रायोरिटी मिल गया। यस और नो? तो 1 2 3 4। बट सर इसको घुमाएंगे कैसे? 1 के बाद 2 दिख ही नहीं रहा है, 1 के बाद 3 है, 4 है, 2 तो अपोजिट साइड में है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स का आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? अब एक्चुअली मैंने बताया था कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब आपके सामने मैं नहीं हूं, अदरवाइज मैं आपको बता देता। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट पार्ट बता देता हूँ, उसको समझ लो तो भी आंसर आएगा। वो ये कहते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला पार्ट होता है ना, उसको अपने आंखों के सामने रखो और रिमेनिंग 3 को ऑब्जर्व करो। अब आपको उठाओगे कैसे? आपके आंखों के सामने रखोगे कैसे? बिकॉज इससे 2 स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल तो है नहीं। तो सिंपल एक काम करो कि आप जो फोर्थ वाला पार्ट है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, जरूरी नहीं वो हमेशा हाइड्रोजन होगा, जो भी लोवेस्ट वाला पार्ट होगा उसको इग्नोर करो, उसको ओवरटेक करके आगे जाओ, भूल जाओ कि वो वहां पे है। तो क्या होगा? 1 के बाद 2 3। यस और नो? तो अब मुझे बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? डेक्स्ट्रो, वेरी गुड। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन, और ये होगा डी ब्यूटेन टू ऑल क्लॉकवाइज। तो सेम अगर यहाँ पे देखूंगा तो OH 1 C2H5 2 CH3 3 एंड हाइड्रोजन 4। अगेन मैं कहूंगा 4 को देखना ही नहीं है, तो 1 2 3 मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया L ब्यूटेन टू ऑल S कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया करे सबको? यस और नो? अच्छे से? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, बहुत बार क्या होता है कि पूरा 12th खत्म हो जाता है लेकिन बच्चों को टॉपिक ही नहीं समझ में आता है। ओके, बहुत जन को ऐसा होता है, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे अलग अलग और बहुत सारे डाउट सॉल्व करेंगे। चलो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग।
मेरे पास है कार्बन, कार्बन अटैच टू CH3, देन मैं कहूंगा यहाँ पे है एक सेकेंड ना, कार्बन CH3 COOH एंड H एंड OH। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो है एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एसिटिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं इसका अभी मिरर इमेज बना रहा हूँ, तो क्या आएगा HOOC CH CH3 एंड OH। तो ये है मेरे पास दूसरा एसिटिक एसिड, दोनों एसिटिक एसिड ही है बट एक दूसरे के क्या है मिरर इमेज। ये एक ही एग्जांपल दूंगा मिरर इमेज का, इसके बाद जरूरी नहीं है। तो चलो क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करना है। अब प्रायोरिटी में रूल क्या है वो भी ध्यान दो। रूल अगेन नया है। अब मैं COH को है ना थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये हो गया C डबल बॉन्ड OOH, ये भी लिखता हूँ अच्छे से, क्या आएगा C डबल बॉन्ड OOH, ताकि बॉन्डिंग समझ में आए। अब बताओ कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट, तो मैं कहूंगा कार्बन पहले इस कार्बन को अटैच है C1, देन ऑक्सीजन को अटैच है O, देन ये मैं कहूंगा सेकेंड वाला कार्बन है तो ये हो गया C2, तो उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। तो किसको प्रायोरिटी जाएगा, OH को फर्स्ट जाएगा। वेरी गुड, ये फर्स्ट हो गया, करेक्ट। देन मैं कहूंगा OH को फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब कार्बन कार्बन में देखेंगे तो क्या है, पहला जो कार्बन है वहां पे बॉन्डिंग पे ध्यान दो, क्या दिखाई दे रहा है, एक कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया है। तो एक ही ऑक्सीजन है लेकिन डबल बॉन्ड एक ही ऑक्सीजन के सॉल्व किया है तो डबल बॉन्ड हो गया। बट रूल ये कहता है कि अगर कोई एटम किसी के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसे 2 बार काउंट करना है। मतलब एक होगा रियल, दूसरा होगा फैंटम इमेजिनरी। कंसीडर करो कि एक नहीं 2 है, बिकॉज 2 बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन काउंट करना है, और एक सिंगल बॉन्ड भी है, बराबर। मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ऐसे कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। आ रहा है कि नहीं समझ में, ओके। मतलब तीनों तीनों ऑक्सीजन को अटैच है। तो C2 में तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी जो है वो इससे जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड, उसके बाद ये होगा थर्ड, एंड हाइड्रोजन बेचारा होगा फोर्थ। यस और नो, अगेन वही रूल, मेरे पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जिसमें जो रोटेशन होगा वो कैसे करना है, फोर्थ वाले को देखना नहीं है, फोर्थ वाला है उसे इग्नोर करो। तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3। अब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, किसी ने तो क्लॉकवाइज लिखा था, ये होगा L, लेवियो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो OH फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ को इग्नोर करो तो 1 2 3, मतलब ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। यस और नो, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते ही। हमारे पास है कार्बन, कार्बन अटैच है CH डबल बॉन्ड CH2 को, यहाँ पे है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विथ CH, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है CH3। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2 CH3। तो ये भी स्ट्रक्चर देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है इस स्ट्रक्चर में। अब मैं इसका देखो क्या होगा, आपको है ना एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि कोई स्ट्रक्चर देंगे उसका डेक्स्ट्रो दिया है, बोलेंगे उसका लेवियो स्ट्रक्चर बनाओ, या लेवियो दिया है उसका डेक्स्ट्रो बनाओ, नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं है। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि गिवन स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो और लेवियो, तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, उसका मिरर इमेज एग्जैक्टली अपोजिट आएगा, ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये मेरे ख्याल से ये थर्ड एग्जाम्पल था, अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कहूंगा मेरे पास ये है कायरल कार्बन, ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। एग्जाम में ऐसा करना नहीं है बट आपके समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ।
तो मैं कहूंगा कार्बन को चारों के चारों कार्बन ही अटैच है। तो atoms attached to chiral atoms chiral carbons are same. So check the remaining valency of that atom. तो C1 की अगर बात करें तो C1 में मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है। C1 C1 तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन। अब C2 में क्या दिखाई दे रहा है, C2 में एक हाइड्रोजन है और कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दो कार्बन आएंगे। समझ में आया कि नहीं। C2 में क्या होगा, डबल बॉन्ड है कार्बन का तो दो कार्बन आएंगे, करेक्ट। एंड C3 में क्या होगा, C3 में दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। एंड व्हाट अबाउट C4, कार्बन का तीनों वैलेंसी जो है वो तीन अलग अलग कार्बन के साथ होगा। एक्चुअली एक ही कार्बन है बट ट्रिपल बॉन्ड की वजह से तीन कार्बन लिखेंगे। अब यहीं पे मुझे प्रायोरिटी मिल जाएगा क्या, जहां तीन कार्बन है वो फर्स्ट, जहां दो कार्बन है वो सेकेंड, जहां पे एक कार्बन है वो थर्ड एंड लास्ट वाला फोर्थ। तो इसको यहाँ पे डाल दो, क्या मिलेगा आंसर, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। इसे इग्नोर करना है फोर्थ वन। तो व्हाट इज द प्रायोरिटी और डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब डी। बच्चा लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। हाउ इज द जोश। यस सर आ रहा है। हाय सर, वेरी गुड। कायरल मतलब सिमेट्रिकल नहीं बेटा, कायरल मतलब असिमेट्रिकल, सेम नहीं होंगे उन्हें कायरल कहेंगे पुनीत। सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल मतलब कार्बन को CH3 अटैच हो गया तो ये दोनों सेम हो गए तो वो ये हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक हो गया, जिसे हम लोग अकायरल कहते हैं। याद रखो, अकायरल मतलब सिमेट्रिक, हम कह रहे हैं कायरल मतलब असिमेट्रिक। क्लियर हो गया, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जो दे रहा हूँ वो एक साथ हम लोग देखेंगे। पहले उस स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं कहूंगा कि मेरे पास है कार्बन, कार्बन को अटैच है C डबल बॉन्ड OH, देन C डबल बॉन्ड OCH3, देन C डबल बॉन्ड OCH3 एंड C डबल बॉन्ड OOH। ओके, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। देन मैं कहूंगा मेरे पास है CH2OH, देन यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OH और यहाँ पे है NH2। ठीक है, उसके बाद मैं कहूंगा कि मेरे पास एक और स्ट्रक्चर है कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे मैं कहूंगा मेरे पास है Cl, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है NH2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OCH3। करेक्ट, अलग अलग फंक्शन को जो अटैच होंगे तो क्या होगा प्रायोरिटी के हिसाब से वो हम लोग देख रहे हैं। फिर मैं लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड CH3 Cl and CH2OH। ये नहीं हुआ है ना, हाँ ये नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ओके, और क्या कर सकते हैं। कार्बन को अटैच है SO3H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है NH, CH3, यहाँ पे है NH2। ठीक है, देख के ऐसा लग रहा है बहुत हार्ड है, नहीं रे बहुत सिंपल है। बनता है अपन सॉल्व करेंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो तुम लोग। चलो
वन बाय वन सॉल्व करेंगे। पहला स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर मेरे ख्याल से ये 5 है, फिर हम लोग देखेंगे ये 6 होगा, देन 7, 8, 9, वन बाय वन। ठीक है, तो बहुत पहले पहला वाला आंसर किसी ने दिया है मुझे के लिए, वो है, डोंट वरी, हम लोग एक एक करके करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे कि कार्बन ये है कायरल, चेक करो द रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कायरल कार्बन। तो मैं कहूंगा कायरल कार्बन को मैं बता रहा हूँ, अभी देखो मैं ना चेक कर रहा हूँ डायरेक्टली बिना कुछ लिखे, क्या दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, चारों के चारों कार्बन क्या दिखाई दे रहे हैं, सभी कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो मुझे व्हेन सेम एटम, है ना, कार्बन को जो अटैच है वो सेम एटम जो है, अगर मतलब एटम जो अटैच है या ग्रुप्स ऑफ एटम जो अटैच है वो सेम है, तो मुझे उसके आगे का वैलेंसी चेक करना है। तो अब मुझे बताओ पहले वाले स्ट्रक्चर में C1 में कार्बोनिल कार्बन वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट, हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ, मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे कि पहला जो C है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है C1, C2, C3, C4। तो डबल बॉन्ड विथ O, मतलब सॉरी डबल बॉन्ड विथ O नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली रूल के हिसाब से मुझे लिखना चाहिए C1 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, C2 में जाएंगे तो दिखाई देगा 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, बराबर। C3 में देखेंगे तो क्या मिलेगा, C3 देखो जरा C3 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, डबल बॉन्ड विथ O एंड सिंगल बॉन्ड विथ अगेन O। ओके, और व्हाट अबाउट C4, तो C4 में भी सेम है सर, डबल बॉन्ड विथ O एंड सिंगल बॉन्ड विथ O। तो थर्ड एंड फोर्थ में टाई हो गया, थर्ड एंड फोर्थ में तीनों वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट हो गई, मतलब पहले वाला भी सेम था, सेकेंड वाले भी सेम है। तो जब ऐसा होता है तो आगे जाएंगे, उसके आगे तो C3 में दिख रहा है ये तो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, बट थर्ड वाला जो ऑक्सीजन है वो कार्बन को अटैच है, करेक्ट। और C4 में क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को अटैच है। समझ में आया, जब जब तक सेम नहीं मिल रहा है तब तक हमें आगे 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 प्रायोरिटी चेक करना है। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूं तो मेरा प्रायोरिटी क्या होगा, ये ऑक्सीजन जिसमें कार्बन है ये फर्स्ट होगा, मतलब ये हो गया फर्स्ट, देन 3 ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन मतलब ये हो गया 2, इसलिए ये हो गया 2। उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन मतलब C2, मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यस और नो, अरे यस और नो, समझ में आया कि नहीं, तो बोलो क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ वाले को भूल जाओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये होगा आर कॉन्फ़िगरेशन डी, करेक्ट। अपूर्व, अब लग रहा है कि हार्ड है, नहीं ना, लेकिन अगर हम लोग कहेंगे बहुत हार्ड तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलो। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 6 में देखो क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन को क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन अटैच है, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर हम लोग कहेंगे क्लोरीन का होगा, इसलिए फर्स्ट डायरेक्ट मिल गया। अब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 7, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, मतलब डेफिनेटली ऑक्सीजन। बट सर दोनों ऑक्सीजन है तो क्या करेंगे, रिमेनिंग वैलेंसी चेक करो, तो ये ऑक्सीजन कार्बन को अटैच है और ये हाइड्रोजन को, तो डेफिनेटली इसे प्रायोरिटी मिलेगा, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड, और बचा हुआ बेचारा अमोनिया हो जाएगा फोर्थ। यस और नो, बोलो यस और नो, 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 यस। तो बोलो रोटेशन बताओ, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, 4 को भूल जाओ, फोर्थ वाले को मत देखो, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 के हिसाब से ये होगा एस, मतलब लेवियो स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में, चलो लास्ट के 3 स्ट्रक्चर बचे हैं तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा।
अगेन ये है मेरे पास कायरल कार्बन। बताओ कायरल कार्बन में क्या दिखाई दे रहा है? पहला कार्बन है जो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को अटैच है। उसके बाद एक ऑक्सीजन ही है, नाइट्रोजन भी है। तो सिंपल पहला प्रायोरिटी ऑक्सीजन को जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन को जाएगा, तीसरा ये C1 एंड C2 कंसीडर किया तो ये C2 था। व्हाट अबाउट C1? बॉन्डिंग टू 3 ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी इसे मिलेगा थर्ड, ये होगा फोर्थ। यस और नो? तो डायरेक्ट सीक्वेंस में दिख रहा है। बोलो क्या आएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी हो गया एक्स। चलो स्ट्रक्चर नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सिंपल, सबसे पहला प्रायोरिटी दिखाई दे रहा है क्लोरीन। नीतीश एक सेकेंड, बोलो क्या हुआ नीतीश? आपको कुछ डाउट पूछना है तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, वापस रिपीट करो। 7th वाला देखो, 7th वाले में क्या दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन अटैच है कायरल कार्बन को, नाइट्रोजन अटैच है कायरल कार्बन को, कार्बोनिल कार्बन अटैच है कायरल कार्बन को, और CH2 ग्रुप अटैच है कायरल कार्बन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो पहला ऑक्सीजन आएगा जो कायरल कार्बन को डायरेक्टली अटैच है। देखो कितना बड़ा ग्रुप है, उससे कुछ लेना देना नहीं है कि अरे बाप रे इतना बड़ा ग्रुप अटैच हो गया, ये तो छोटा सा ही है, ऐसा नहीं है। जो कार्बन को अटैच है पहला प्रायोरिटी उसका। तो हम लोग कहेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उनमें, इसलिए पहले आएगा OH। यस और नो नीतीश? रिप्लाई आपकी तरफ से आना चाहिए। OH पहला आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन NH2 सेकेंड हो गया, देन C1 एंड C2। देखो अब C1 क्या दिख रहा है? C1 C डबल बॉन्ड OO, मतलब तीनों ऑक्सीजन, एंड C2 में है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा पहले? C1 कार्बन, तो वो हो गया थर्ड, और CH2OH हो गया फोर्थ। अब रोटेशन करो 1 2 3 4, क्या होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? आया समझ में नीतीश? क्लॉकवाइज कैसे होगा? अरे उल्टा घड़ी घूमता है क्या तेरा? अच्छा क्लॉकवाइज नहीं ना? चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहला क्लोरीन, उसके बाद क्या आएगा? कार्बन। मैं ये कहूंगा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट कार्बन 2 हाइड्रोजन को अटैच है और एक ऑक्सीजन को। C2 में देखेंगे तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन है। C3 में देखेंगे तो भी तीनों ऑक्सीजन है, बराबर। तो दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैलेंसी जो है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन को अटैच है, और यहाँ पे वो हाइड्रोजन को अटैच है। तो इसको प्रायोरिटी जाएगा C2 को, बराबर। तो क्या होगा? ये होगा सेकेंड, उसके बाद ये, मतलब ये होगा थर्ड, और ये लास्ट वाला बनेगा फोर्थ। करेक्ट। तो 1 2 3 4, फोर्थ को इग्नोर करेंगे, 1 2 3। अगेन ये भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत जन ने पहले आंसर दिया था, लेकिन बाकी सब लोग जो आंसर नहीं देते उनके लिए मुझे बताना पड़ता है। आगे लास्ट लास्ट वाला, कार्बन को सल्फर अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। तो सिंपल सी बात है, मुझे दिखाई दे रहा है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ये हो गया फर्स्ट। सल्फर के बाद आएगा ऑक्सीजन, ये हो गया सेकेंड। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन में एक वैलेंसी हाइड्रोजन से और दूसरा कार्बन से हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन में दोनों हाइड्रोजन, तो ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। बहुत ही सिंपल था। तो 1 2 3 4,
मतलब ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यस और नो? ये समझ में आया सबको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो क्या है यहाँ पे, हमारा जो टॉपिक था एक्चुअली आरएस कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग ने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है जो एंट्रेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब लोग जरा 2 मिनट के लिए ध्यान देंगे कि क्या है वो। हम्म जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको आज आपके ग्रुप में सेंड किया है, पढ़ाने से पहले, बिकॉज मॉर्निंग में वो टॉपिक हो गया था, तो मैंने वो टॉपिक ऑलरेडी आपको अभी भी सेंड किया हुआ है। आई होप सबके सामने जो स्क्रीन पे कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। यस, ओके। अभी आप लेक्चर देख रहे हो तो वो जो आपको मैंने सेंड किया है वो देखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन वाला ही पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, कुछ क्वेश्चन आंसर जो है वो उसके रिलेटेड आ सकते हैं एंट्रेंस में, इसलिए सब लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट क्या है इसमें, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। एक, अल्काइल हलाइड्स आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर। अल्काइल हलाइड्स आर कलरलेस। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनके स्टेट्स के बारे में दिया होगा, लेकिन याद रखो अल्काइल हलाइड्स आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर, बट ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ हम लोग कहेंगे लाइट, या फिर हम लोग ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स क्या होंगे, कलर होंगे। बाकी जितने भी होते हैं वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे इन प्योर स्टेट। मेनी वोलाटाइल हेलो कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, घर में देखो कापूर होता है, कापूर, उसको 15-20 मिनट ऐसे रखेंगे तो वो उड़ जाएगा। यस और नो? तो हाईली वोलाटाइल, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं वोलाटाइल, मेनी वोलाटाइल। तो मेनी वोलाटाइल हेलो कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। आपने देखा रहेगा वो क्लोरोफॉर्म देखा देखा रहेगा मूवी में, ऐसा डालते हैं नैपकिन के ऊपर, नाक को सुंघाते वो सो जाता है, बेहोश हो जाता है। हाँ, बट स्मेल जो होता है वो बहुत स्वीट होता है। करेक्ट। अब एक रुमाल के ऊपर आपने ऐसा डाल दिया और उसको साइड में रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम वो वहां से क्या हो जाएगा, वोलाटाइल हो जाएगा, चला जाएगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। करेक्ट, तो याद रखो, तो वोलाटाइल कंपाउंड जो होते हैं अल्काइल हैलाइड में, उनका स्मेल जो होता है वो स्वीट होता है, कलर जो होता है वो कलरलेस होते हैं, फिर ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं वो कलर्स होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड, दे आर हाईली पोलर। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यस और नो? क्लियर है? यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लोअर मेंबर्स मतलब स्टेट्स के बारे में देखा है। लोअर अल्काइल हलाइड्स आर इन अ गैसियस स्टेट, हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। लोअर मेंबर आर गैसियस स्टेट एंड हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। अपूर्व, आपको आवाज नहीं आ रहा है? बाकी सबको आवाज आ रहा है क्या अच्छे से? चेक करो। यस, अभी क्लियर है। होता है नेटवर्क, नेटवर्क मैंने बताया, नेटवर्क इशू होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
लोअर मेंबर मतलब लोअर अल्काइल हैलाइड गैसेस में होंगे, जैसे 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 मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे हायर मेंबर्स जो होंगे वो लिक्विड और सॉलिड में चेंज होते जाएंगे। अब ड्यू टू द पोलर नेचर हेलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन। ये पॉइंट को समझो। अब अल्केन में और अल्काइल हैलाइड में क्या चेंजेस हैं? तो अल्केन सिंपल ना, मॉलिक्यूलर मास से ही कंपेयर कर लो। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब अल्केन में और अल्काइल हैलाइड को थोड़ा आंखों के सामने लेके आओ और इमेजिन करो अल्केन का स्ट्रक्चर, कार्बन को 4 हाइड्रोजन अटैच है मीथेन। कार्बन 4 वैलेंसी कंप्लीटेड बाय व्हाट? 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसको अटैच कर दिया क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड। करेक्ट, 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। अब कहाँ हाइड्रोजन और कहाँ क्लोरीन? क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसके वजह से? क्लोरीन के वजह से। यस और नो? अरे यस और नो? मीथेन का मॉलिक्यूलर मास बहुत कम था, एक कार्बन एटॉमिक नंबर 12, 4 हाइड्रोजन 4 और ऐड करेंगे तो 12 + 4 इट बिकम 16। बट क्लोरीन का तो कुछ और ही ज्यादा है। सर पोलार में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड रहता है, पोलार बॉन्ड नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसमें होता है? आयनिक बॉन्ड में होता है। आयनिक बॉन्ड में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पोलर बॉन्ड्स आर कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग के वजह से होते हैं। शेयरिंग की वजह से बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता है। ओके ओके, तो क्या बताया मैंने? अब एक सिंपल सी ट्रिक्स बता देता हूँ, थोड़ा याद रखो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज विद द इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और अगर कोई एटम सेम है, उसका मैं कहूंगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। ऐसे कंडीशन में अगर उसमें ब्रांच बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। पॉइंट याद रहेगा, एंट्रेंस के हिसाब से इस पॉइंट को जरूर याद रखो, ठीक है। अब अल्केन में मैंने क्या कहा? CH4 मीथेन, और कोई भी मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही हाइड्रोजन गया है ना। बट क्लोरीन अटैच हो गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, OH अटैच हो गया बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, OR अटैच हो गया तो बहुत ज्यादा। तो हमेशा याद रखो कि अल्केन के कंपैरिजन में कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप हम लोग अटैच करते हैं तो उनका सबका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू व्हाट? अल्केन। इसलिए उनका सबका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू व्हाट? अल्केन। यस और नो? पॉइंट समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट में दिया है लो बॉइलिंग पॉइंट फॉर ब्रांचेस ऑफ अल्काइल हैलाइड। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है डेंसिटी, तो अल्काइल हैलाइड की जो डेंसिटी है इट्स स्लाइटली ग्रेटर देन, हम लोग कहेंगे वाटर, वाटर से थोड़ी ज्यादा है। जैसे जैसे क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, देन डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो डेंसिटी इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। हेलो अल्केन्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, एज हम लोग कहेंगे गैसेज स्टेट में तो पॉसिबल नहीं होंगे, बट वो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं।
बट दे आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनसॉल्युबल कह सकते हैं, लेस सॉल्युबल कह सकते हैं इन वाटर, एंड हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ऑर्डर हो गया, उनका स्टेट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक 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 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे आएंगे हम लोग, ये पॉइंट इसको याद रखो, मेक अ नोट, फॉर अ सेम अल्काइल ग्रुप डिक्रीज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेम अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे फिर से एक बार ऐड कर देता हूं, अगर मैं अल्काइल हलाइड की बात कर रहा हूं और मेरा अल्काइल सेम है, CH3Cl, CH3Br, CH3I, क्या होगा? अब कार्बन 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 सेम है, हाइड्रोजन 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 सेम है, तो अल्काइल सेम है। तो फॉर सेम अल्काइल बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेफिनेटली मैंने मास नंबर बोला था, बट मास नंबर किसका ज्यादा होगा? एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा, तो आयोडीन का मास नंबर डेफिनेटली ज्यादा है, तो उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उससे थोड़ा कम ब्रोमीन होगा, उससे कम क्लोरीन होगा, उससे भी कम फ्लोरीन होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? अगर अल्काइल सेम है तो हेलोजन को देखो, हेलोजन सेम है तो अल्काइल को देखो, बराबर? क्लियर हो गया? देखो स्क्रीन पे, अल्काइल आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड, फॉर सेम अल्काइल। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन। दे आर कलरलेस लिक्विड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, insoluble in water but soluble in organic solvent, heavier than water, melting boiling point increase as the size of aryl group increase। हेलो अरीन्स की बात कर रहा हूं मैं, हेलो अरीन्स, नॉट हेलो अल्केन। टॉपिक ध्यान से पढ़ो सर, वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। हेलो अल्केन्स आर आल्सो कलरलेस लिक्विड, हेलो अरीन्स आर आल्सो कलरलेस लिक्विड। Alkyl halides are also insoluble in water and soluble in organic solvent. Haloarenes are also insoluble in water and soluble in organic solvent. Both are heavier than water, but melting point, boiling point की बात करेंगे, as the size of aryl group increase, melting point, boiling point increase होगा। सिंपल, साइज बढ़ेगा मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो वही कंसेप्ट, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एनी डाउट? बोलो, समझा कि नहीं? जितना मैंने पढ़ाया वो समझा कि नहीं? बोलो स्टूडेंट बेटा। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज ये क्वेश्चन जैसा में इस तरीके से आते हैं, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे क्या करना है? लिखना है। तो पहला है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, पहला मीथेन है, मीथेन है, मीथेन है, बाद में सब मीथेन ही है, बट एक में ब्रोमो, दूसरे में ब्रोमो फॉर्म, देन क्लोरो मीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन। तो चलो मैं इन स्ट्रक्चर को लिखता हूँ, एक एक करके याद रखो और मुझे बताओ। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? ब्रोमो मीथेन। कैसा होगा ब्रोमोमीथेन? मतलब CH3Br। देन बोला उन्होंने ब्रोमो फॉर्म, ब्रोमो फॉर्म का मतलब हो गया CHBr3, हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, ट्राई ब्रोमोमीथेन। उन्होंने बोला है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन बोला है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे CH3Cl, क्लोरोमीथेन। एंड उसके बाद बोला है क्या बोला है? ब्रोमो और क्लोरो, भूल गया मैं, डाई ब्रोमोमीथेन। ओके, नो प्रॉब्लम, डाई ब्रोमोमीथेन, डाई ब्रोमोमीथेन मतलब मीथेन पे 2 कार्बन, तो CH2Br2। अब बताओ क्या करना चाहिए? तो सिंपल, मुझे पहले बताओ कि एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है, क्लोरीन और ब्रोमीन? ब्रोमीन। तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन जिसके होंगे, सबसे ज्यादा ब्रोमीन जहां पे होंगे उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा,
तो सबसे पहले होगा ब्रोमोफॉर्म, देन डाई ब्रोमो, एंड उसके बाद होगा मिथाइल मतलब ब्रोमोमीथेन। तो 1 2 3 हो गया, तो लास्ट में बचा क्लोरीन होगा 4। सीक्वेंस क्लियर है? ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन। आंसर भी दिया हुआ है, दिख रहा है क्या? बराबर, सबसे लेस क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, बॉइलिंग पॉइंट इन इंक्रीजिंग मैनर। करेक्ट। तो नेक्स्ट जो है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। मैं फिर से एक बार इन सबको लिखता हूं और हम लोग चेक करेंगे 1 क्लोरो आइसो एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। चलो 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। बराबर ना, यही दिया है ना, 1 क्लोरोब्यूटेन ही है, 1 क्लोरोब्यूटेन ही है। करेक्ट। चलो ब्रोमोफॉर्म से भी बेहोश कर सकते हैं? नहीं। चलो आगे जाते हैं, ध्यान दो, पढ़ेंगे पढ़ेंगे यूजेस वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग, तो टॉपिक आएगा। 1 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? 3 कार्बन, क्लोरीन अटैच है फर्स्ट कार्बन, CH2 CH2 CH3। आइसोप्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, CH3 CH, क्लोरीन अटैच होगा सेकेंड कार्बन पे, ये हो गया स्ट्रक्चर। एंड ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, CH2 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 CH3 और फर्स्ट कार्बन पे है क्लोरीन। अब बताओ, हेलोजन सेम है तो अल्काइल के ऊपर डिपेंड करेगा। हेलोजन सेम है सब में, अल्काइल, तो अल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके पास ज्यादा है? 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर इन दोनों के पास 3 कार्बन है, यस और नो? तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ब्रांच का क्या होगा? कम होगा। करेक्ट। इसका मतलब ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा, यस और नो? तो सीक्वेंस कैसे होगा? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो पहले आइसोप्रोपाइल, उससे ज्यादा 1 क्लोरोप्रोपेन, उससे भी ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन। तो चेक करते हैं, हमारे पास आंसर भी दिया हुआ है। आंसर कहाँ है? आंसर यहाँ है। आइसोप्रोपाइल 1 क्लोरोप्रोपेन 1 क्लोरोब्यूटेन, यस और नो? तो उसका आंसर देखो नीचे दिखा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड being branch has a lower boiling point than 1 chloropropane। तो आंसर भी वहां पे दिए हुए हैं। करेक्ट। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन में दे रहा हूं एमसीक्यूज में, द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अल्काइल हैलाइड इज, क्या होगा? CH बॉन्ड इज पोलर, यस और नो? क्या हेलोजन अल्काइल हैलाइड में CH बॉन्ड पोलर होता है? फटाफट फटाफट आंसर दो, यस और नो? नो? हो अपूर्व, ये क्या बता दिया आपने? अरे CH बॉन्ड पोलर होता है, इसके लिए एक आधा लेक्चर लिया है मैंने। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स हेलोजन, तो वहां पे पोलैरिटी आएगी। गलती से हो गया, ठीक है, मतलब पहला आंसर यस है। अब हाइयर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर मोर डेंसर देन वाटर, क्या अल्काइल हैलाइड का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है? यस। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज कंपेयर टू वाटर, यस। मतलब ए बी सी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, यस और नो? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो। मीथेन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, अमोनिया। मीथेन का तो कम ही होगा बिकॉज वो अल्केन है।
अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा तो दो हैं, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा अराइल हैलाइड। अमोनिया का तो भूल ही जाओ। तो रहा सवाल क्लोरोबेंजीन विच इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और है ना, रिएक्शन के टाइम पे मैंने पढ़ाया था, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। तो क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। आंसर क्या आएगा? बोलो। बी। अब कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड देखते हैं, ठीक है। इन सब में इनकी कुछ प्रायोरिटीज, सॉरी इनके यूजेस वगैरह, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो 6 अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन ही नहीं होगा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ओके, वो रूम टेम्परेचर पे भी वोलाटाइल होता है। और कुछ? ओके, तो पॉलीहैलोजन में हमारे पास 6 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो शायद आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं है, आई डोंट नो, बट ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से किसी एक स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। इसमें 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो लास्ट में दिए हैं, स्ट्रक्चर नंबर 5 एंड स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर 5 का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर नंबर 6 का स्ट्रक्चर आपके लिए जरा अलग है और नया है, डिफिकल्ट नहीं है बट नया है। तो उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ध्यान देना है, बाकी के यूजेस पे ध्यान देना है। तो पहला है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइआइडोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, पेरॉन एंड पी डैश टी टी पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसीलिए उसको डीडीटी कहते हैं। ध्यान से देखो, डाइक्लोरो डी, डाइफिनाइल डी, ट्राइक्लोरोइथेन टी, डीडीटी वो उसका फुल फॉर्म जो है उस तरीके से आएगा। एग्जाम में बाकी का पूरा नाम नहीं देते, स्ट्रक्चर डीडीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, ऐसा होगा। करेक्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान देना उसके ऊपर, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। और बाकी सबके यूजेस वगैरह, प्रॉपर्टी। चलो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला है मेरे पास डाइक्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड। वो एक सॉल्वेंट है एज अ पेंट रिमूवर टू प्रिपेयर ड्रग्स एंड यूज इन मेटल क्लीनिंग के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसका यूजेस याद रखो, आपको याद करना है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन का जो यूजेस है वगैरह जो भी है, ये आपको एंट्रेंस के हिसाब से याद रखना है। एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो डाइक्लोरोमीथेन पेंट रिमूवल है। नेक्स्ट, अगर हम लोग कहेंगे क्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड डाइक्लोरोमीथेन के बारे में, तो ये एक पॉइजनस है, हार्मफुल है। अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में आते हैं तो हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमें आंखों से देखने का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी किसी को वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग 3 डिसीज हो सकते हैं। तो इसके ये थोड़ा सा एलर्जेटिक है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म एक ऐसा लिक्विड है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने के बाद वो पॉइजनस बन जाता है। करेक्ट, याद रखो, क्लोरोफॉर्म जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेके आएंगे तो वो पॉइजनस हो जाएगा। बेहोश करने के लिए हम लोग कहेंगे इसको यूज करते हैं, बट इस ये ऐसे मेडिकल में जाएंगे, मांगेंगे तो कोई देने वाला नहीं है। करेक्ट, लेकिन एनेस्थेसिया के लिए इसको यूज होता है, ठीक है। इसका अगर देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, इसके यूजेस है, ये सॉल्वेंट है फॉर फैट एंड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ फेरॉन, मतलब फेरॉन की प्रिपरेशन में भी इसको यूज होगा, एनेस्थेटिक एजेंट भी है, एंड यूज टू प्रिपेयर टीयर गैस। करेक्ट, तो इस तरीके से केमिकल यूज के लिए इसे यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज याद रखो, एनेस्थेटिक एजेंट तो सबको पता ही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फेरॉन, सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन में हम लोग कहेंगे एनेस्थेसिया, डिप्रेस नर्वस सिस्टम, ये हो गया है ना। नेक्स्ट ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, वो सब बार बार रिपीट किया है, वो छोड़ दो, ये पढ़ लो।
घर पे थ्योरी वाला है, कुछ नया देखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक अच्छा खासा हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में करते हैं, तभी कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज होता है। हमें भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा इसी चैप्टर में जब अल्कीन का हेलोजिनेशन किया था, अल्कीन का हेलोजिनेशन किया था और इवन अल्काइन का भी हेलोजिनेशन किया था, तब हम लोग ने इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किया था। अल्कीन का हेलोजिनेशन करेंगे तो विसिनल डाइहालाइड मिलेगा, अल्काइन का करेंगे तो टेट्राहालाइड कंपाउंड्स मिलेंगे, बट वो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ऐसा क्लिक होना चाहिए, अरे कहीं पे तो सुना है, कहीं पे तो देखा है, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हम लोग कहेंगे रेफ्रिजरेंट, देन यूजेस एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, मैंने बताया, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, क्या है अभी, तो कॉजेस लीवर कैंसर, लाइट हम लोग कहेंगे हेडनेस, वोमिटिंग, इसके भी साइड इफेक्ट हैं। बंदे को अगर हम लोग कहेंगे जैसे सेल डैमेज हो सकता है, नर्व सेल डैमेज होगा, इंसान कोमा में जा सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है, ठीक है। आपके जो हार्ट बीट है उसको इरेगुलरली हम लोग कहेंगे कर सकता है, कम ज़्यादा होगा, मे बी स्टॉप भी हो सकता है। तो इट्स स्लाइटली हम लोग कहेंगे मोर डेंजरस, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज मोर डेंजरस, ठीक है। याद रखो, पॉइंट्स को याद रखो, डेंजर है, करेक्ट। नेक्स्ट, आंखों के लिए इरिटेटिव है, ओजोन लेयर के लिए भी है, डेंजरस है, दैट्स इट। नेक्स्ट, फेरॉन। सर ये टेट्राक्लोरोमीथेन कौन से प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है? ये किसी प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होता, ये खुद है, हम लोग कहेंगे बेटा, इसके अंदर नहीं है, ठीक है, किसी के अंदर की जरूरत नहीं है इसको, ये हम लोग कहेंगे खुद एक सॉल्वेंट ही है, इससे अलग अलग हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, फेरॉन, Cl2F2, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे रहेगा, नहीं है, एडिटिंग किधर करेंगे, आया है आया। तो क्या है यहाँ पे, फेरॉन, कार्बन, क्लोरीन, 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 CCl2F2, इसे हम लोग कहते हैं फेरॉन। अब ये जो है ये डेंजरस नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। इसको हम, ये गैसेस फॉर्म में होता है जिसको हम लोग इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सुना हम लोग घर में हम लोग कहेंगे कि गैस लीकेज हो गया, AC का गैस भरना है, फ्रिज में हम लोग कहेंगे, तो जो रेफ्रिजरेंट हम लोग कहेंगे यूज करते हैं वो फेरॉन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और उसमें क्या टॉपिक है बताने जैसा, ये लास्ट वाला DDT। ये स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर्स को थोड़ा मैं अच्छे से आपको बताता हूँ कि कैसे दिखता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो क्लियर नहीं होगा। देखो क्या है मेरे पास, एक्चुअली नाम के हिसाब से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन इथेन, क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये उसका नाम है। और यहाँ पे नंबरिंग दिया है P, P', ये ऐसा नाम है। तो कैसे, पहले इथेन देखो, नाम इथेन है तो मैं कहूँगा 2 कार्बन, फिर उस मीथेन पे उन्होंने कहा है कि डाइफिनाइल, तो ये एक फिनाइल है और ये एक फिनाइल है, ठीक है। और डाइफिनाइल हो गया, इथेन हो गया। अब फिनाइल के ऊपर डाइक्लोरो है, बट विद पोजीशन व्हाट, P का मतलब होता है पैरा। अब ये फिनाइल जिस कार्बन को अटैच है उसके हिसाब से ये ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, पैरा पे क्लोरीन, सेम हम लोग कहेंगे ऑर्थो में, सॉरी ये क्लोरीन, ये कार्बन अटैच है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो ये हो गया क्लोरीन, बराबर ना। तो ये हो गया समझो P', तो ये हो गया P, अगर इसे P' कहेंगे तो ये हो जाएगा P, करेक्ट। इस तरीके से उसका क्या हो गया है, नंबरिंग हो गया है। एनी डाउट? अब रहा सवाल कार्बन का,
तो कार्बन के ऊपर रिमेनिंग वैलेंसी कंप्लीटेड बाय, पहले मैं कहूंगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पे एक बचा हुआ आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, और उसके ऊपर है डाइफिनाइल डाइक्लोरो। तो इस तरीके से डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का नाम है DDT। याद रहेगा? यस और नो? ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर कभी कभार होता है ऐसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, पूछ लिया और हमें पता नहीं, ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी हमारी वो कंप्लीट होती है। ये भी एक टॉपिक, ये भी एक PDF मैंने आपको भेज दिया है। ये थियरी पार्ट है, इसको पढ़ लो, इसको लिख लो, समझ लो, याद रखो, एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग आगे जाएंगे आज के लिए, वो होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जरा एक हेलो, ध्यान दो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इस सब पे मैकेनिज्म पढ़ना है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली थियरी पार्ट तो निकाल दिया है, पहले SN1 SN2 5-5 मार्क्स के लिए आता था, इंपॉर्टेंट था, 100% आता ही था। अब उसका वेटेज कम कर दिया, 5 की जगह पे 4 हो गया, अभी 4 की जगह पे 3 हो गया। अब उसमें भी टाइप्स हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन को हम लोग 5 स्टेप में लिखते थे, तो अभी वो स्टेप वाइज भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, या तो डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 SN2 ऐसा भी टॉपिक आ सकता है। तो याद रखो, एस का मतलब क्या होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कोई बताएगा मुझे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? बोलो 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 बोलो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब। देखो, हम लोगों ने ना बेसिक प्रिंसिपल में 4 टाइप के रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, मैंने उनको अभी इसी चैप्टर में रिवाइज भी किया, करेक्ट। लेकिन फिर भी मुझे उतने आंसर्स नहीं मिल रहे जितने आपके तरफ से मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचो, मेरा टॉपिक कंप्लीट होने आ रहा है लेकिन आप मेरे साथ हो क्या? आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, 11th के चैप्टर्स रिवाइज करो, उनके MCQ के क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। तो डाउट आएंगे तो पूछो, मैं बताऊंगा, तब समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं आती है। अब ऑनलाइन में है ना, आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो मुझे आपको देख के जो पता चलता था कि हाँ इसे समझ में आ रहा है, इसे समझ में नहीं आ रहा है, करेक्ट, वो सब चीजें भी नहीं हो रही है। तो आप आपका इंटरेक्शन बढ़ाओ, आपके तरफ से रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दो, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन? 4 टाइप के रिएक्शन, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट। एडिशन, ऐड करना, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ना। एलिमिनेशन, ग्रुप ऑफ एटम और आयंस इन अ मॉलिक्यूल रिप्लेस बाय अनदर एटम, अपूर्व ने बताया, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मतलब वन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम रिप्लेस बाय अनदर एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम। करेक्ट है, अपूर्व ने बताया, सही बताया। कि समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ है ए बी, अब ए बी भी छोड़ दो, हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर के हिसाब से देखेंगे। मेरे पास है RX अल्काइल हैलाइड, और मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूँ, क्या होगा? तो ये पोलर बॉन्ड है, RX बॉन्ड, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हमेशा याद रखो, अल्काइल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, किसी के साथ भी अटैच करो हमेशा अल्काइल पॉजिटिव ही रहेगा। अल्काइल हैलाइड हमेशा, लास्ट पार्ट वापस, अभी तो स्टार्ट किया, लास्ट पार्ट कौन सा बाकी है नीतीश?
कौन सा लास्ट पार्ट बेटा? तो अल्काइल हलाइड में, तो अल्काइल हलाइड में क्या है, अल्काइल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हेलोजन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अल्काइल सिर्फ नेगेटिव कब होता है? जब वो ग्रिग्नार्ड में होता है। हमेशा के लिए याद रखो, RMgx में मैग्नीशियम पॉजिटिव है, ड्यू टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमेशा अल्काइल नेगेटिव होगा, अदरवाइज हमेशा अल्काइल पॉजिटिव ही है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन करना चाहूंगा, किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं हेलोजन को रिमूव कर रहा हूं, बराबर, और B प्लस है, सॉरी A प्लस है, B माइनस है, तो आने वाला ग्रुप जो पॉजिटिव के पास है वो कौन सा है? निगेटिव ही है। मतलब मुझे मिलेगा RB और यहाँ पे आएगा AX। तो आने वाला निगेटिवली चार्ज है, मतलब कौन सा ग्रुप है? न्यूक्लियोफाइल ही है। जाने वाला ग्रुप भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही है। इसे हम लोग कहते हैं LG, लिविंग ग्रुप। जाने वाला ग्रुप, बोथ आर, आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, बराबर। बी शुड बी मोर रिएक्टिव देन हेलोजन, करेक्ट। पर जो आने वाला है वो इससे थोड़ा हाईली रिएक्टिव होगा, तब वो आएगा, बराबर। तो रिएक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक, कि ये न्यूक्लियोफाइल कह रहा है कि मुझे यहाँ पे आना है, तो इसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। अब ये रेडी है जाने के लिए, तो ठीक है। ये बोल रहा है नहीं, मैं उसे नहीं तोड़ूंगा इजीली, मतलब दोनों के ऊपर रिएक्शन डिपेंड है। इसे कहते हैं सबस्ट्रेट। RX को हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। जिसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, और जिसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। याद रहेगा क्या सबको? वो क्या होगा? तो ये पहला पार्ट है, बराबर, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। अब कभी कभी क्या होगा, रिएक्शन इसके दोनों के ऊपर डिपेंड है, तो उस रिएक्शन को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं मैं? बराबर, रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड है। सबस्ट्रेट भी कहता है मैं रेडी हूं, न्यूक्लियोफाइल भी कहता है मुझे आना है, दोनों के हिसाब से हो गया सेकेंड ऑर्डर। बट कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन किसी एक के ऊपर डिपेंड होगा, फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? वो होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो डिस्टिंग्विश में पॉइंट कुछ इस तरीके से होते हैं, SN1 एंड SN2। अभी तो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में आज के लिए जहां तक होगा, देखो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बराबर ना। बट मैं कहूंगा ये है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये होगा सेकेंड ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन वन मॉलिक्यूल, डिपेंडिंग अपॉन टू मॉलिक्यूल। इसीलिए इसे कहते हैं, वन के लिए कहेंगे यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे हम लोग कहेंगे बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रहेगा? आ रहा है पॉइंट समझ में? वन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, टू मतलब सेकेंड ऑर्डर, वन मतलब वन मॉलिक्यूल, टू मतलब टू मॉलिक्यूल। टू मॉलिक्यूल में क्या आएगा? एक होगा सबस्ट्रेट, दूसरा होगा न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ऊपर डिपेंड है, बराबर ना। टू है इसलिए बाय मॉलिक्यूलर, एक है इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर। अब एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये सेकेंड ऑर्डर है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखो, अगर वो सेकेंड ऑर्डर है, अगर वो दोनों के ऊपर डिपेंड है, तो ये वन स्टेप रिएक्शन है। SN2 वन स्टेप रिएक्शन, व्हाट अबाउट SN1? इट्स टू स्टेप रिएक्शन। कंफ्यूज करने वाला पार्ट नहीं है, याद रखो। पॉइंट समझ में आया? SN2
1 step, SN1 2 step. Any doubt? पक्का? अच्छे समझा? देखो ये इम्पोर्टेंट है, जब सब पढ़ते हैं हम लोग हर एक चैप्टर में SN1 SN2 टाइप्स के या सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन, हम लोगों ने बहुत रिएक्शन पढ़े हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि RX अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विथ व्हाट, KOH, ट्रीटेड विथ व्हाट, अमोनिया, ट्रीटेड विथ व्हाट, KCN, ट्रीटेड विथ व्हाट मैं कहूंगा NaOR, बराबर ना, ट्रीटेड विथ मैं कहूंगा AgOC डबल बॉन्ड OR। तो इन सब रिएक्शन में हुआ क्या, इन सब में ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और फिर यही हैलोजन को रिप्लेस किया हम लोगों ने, और यही सब तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हुआ। तो मुझे अल्कोहल मिला, अमाइन मिला, साइनाइड मिला, ईथर मिला, ईस्टर मिला, ये सब जो मिले वो कौन से टाइप के रिएक्शन थे, वो सब्स्टिट्यूशन के ही रिएक्शन थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने टाइप में भी कितनी बार पढ़ा है कि हम लोग 3 टाइप में केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। पहला एलिमिनेशन था, करेक्ट, पहला एलिमिनेशन है, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बराबर ना। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड उसके बाद मेटल के साथ रिएक्शन। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो कौन से है, वो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बट मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी एक रिएक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एज मच एज पॉसिबल, उसको जितना हो सके उतना ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन स्लो है कि फास्ट है, वो किसके प्रेजेंस में होता है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे होगा, समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। एनी डाउट? तो हम इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैंने इसको इंट्रोडक्शनल वाला पार्ट जो है, हाँ वो भी PDF भेजता हूं मैं। शायद मैंने एक्चुअली भी मॉर्निंग के बच्चों को सेम टॉपिक पढ़ाया है। अब देखो एक, हाँ आज मैंने मॉर्निंग के बच्चों को भी सेम टॉपिक पढ़ाया है, तो शायद वो PDF आपको मिल गया होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है वो PDF आपको शायद मिल गया होगा, प्लीज चेक करो। बट छोटे मोटे एग्जाम्पल्स जो हैं वो चेंज होंगे, थोड़ा बहुत लिखने का तरीका चेंज होगा, बट कंसेप्ट सेम होगा। हो सके तो मैं इसे भी सेंड करने की कोशिश करता हूँ, वापस से भेजने की कोशिश करता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं मिला तो भी शायद मॉर्निंग वाले बच्चों का टॉपिक मिल जाएगा, नहीं मिला है तो मैं देखता हूँ। ओके, हाँ हाँ डोंट वरी, वही डेक्स्ट्रो लेवो का स्ट्रक्चर मॉर्निंग में भी मैंने पढ़ाया है, वही पढ़ाया हुआ अगर भी मिलता है आपको तो आप उसे भी देख के लिखो, तो भी आपको समझ में आएगा। मैंने इतना पढ़ा दिया है कि आपके कोई भी स्ट्रक्चर सामने आएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग वालों के और आपके एग्जाम्पल सेम रहेंगे, एक आध दूसरा छोटा मोटा चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा बहुत ये नहीं कि अरे सर हम लोग को ये नहीं पढ़ाया था, हम लोग को ये नहीं एग्जाम्पल दिया था, सर ने कुछ एक्सप्लेन और किया भेजा कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट, आपको जो भेजा है, जो आपके भेजे में मैंने भेजा है वही आपको भेजा है। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। एंजॉय करो, अपने आप को सेफ रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।